देखिए लूप्स के केस में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर फॉर लूप लगा हुआ है, तो देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए वन टाइम अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसको कांस्टेंट टाइम लगता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टाइम में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो ये स्टेटमेंट एन टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर जो रनिंग टाइम होगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ एन। इसको आप बिग ऑफ एन भी लिख सकते हैं, इसको आप ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकते हैं। तो इसका रनिंग टाइम हो जाएगा थीटा ऑफ एन, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये एन टाइम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब नेस्टेड लूप की बात करते हैं, यानी लूप के अंदर लूप है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउटर लूप आपका एन टाइम एग्जीक्यूट होगा, इनर लूप आपका एन टाइम एग्जीक्यूट होगा, और आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एन स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट होगा। वन टाइम एग्जीक्यूट होने में कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो एन स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट होने में यहाँ पर जो टाइम लग जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। आप इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आप इसको ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लूप को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका कंसेक्यूटिव कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट होने में कांस्टेंट टाइम लगेगा, यानी थीटा ऑफ वन टाइम में आपका स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा। ये आपका स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा थीटा ऑफ एन टाइम में, लीनियर टाइम में आपका एग्जीक्यूट होगा। और ये आपका नेस्टेड लूप है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट थ्री आपका एग्जीक्यूट होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर टाइम में। तो इस ओवरऑल इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थीटा ऑफ वन प्लस थीटा ऑफ एन प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका रनिंग टाइम हो जाएगा वन प्लस एन स्क्वायर, जहां पर कि डोमिनेंट टर्म हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, लोअर ऑर्डर टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कोड का रनिंग टाइम हो जाएगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। आप इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप इसको ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट के केस में आप इस तरीके से प्रोग्राम की रनिंग टाइम को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी की। तो लॉगरिथमिक में किस तरीके से आपका आएगा, तो देखिए ये आपका एक लूप है, फॉर लूप है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू एन। और आपका यहाँ पर जो है आप जो स्टेटमेंट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं आई इज इक्वल टू आई इंटू टू। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है। ये स्टेटमेंट आई की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम आपका आई की वैल्यू 1 होगा, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगा, तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट में ये हो जाएगा 1 इंटू 2। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में आपका इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 पावर 1। सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम में आपकी आई की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 2, सेकेंड टाइम में आपकी आई की वैल्यू है 2, तो आई की वैल्यू आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं 2 पावर 2 हो जाएगा। थर्ड टाइम क्या होगा, थर्ड टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपका 2 स्क्वायर इंटू 2 यानी 2 क्यूब। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये लूप केथ टाइम एग्जीक्यूट होगा, जब ये लूप केथ टाइम एग्जीक्यूट होगा उस समय पर आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 पावर के, क्योंकि देखिए थर्ड टाइम में था ये 2 क्यूब, तो केथ टाइम में आई की वैल्यू हो जाएगा 2 पावर के। तो ये लूप कितने बार चलेगा, ये लूप उतने बार चलेगा जब तक कि आपका ये कंडीशन फेल नहीं हो जाती। तो ये कंडीशन फेल कब होगी, ये कंडीशन फेल होगी जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन होगी। अब देखिए मान लीजिए कि केथ लूप के बाद आपका ये कंडीशन फेल कर जाती है, केथ लूप के बाद आपका ये कंडीशन फेल कर जाती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस समय पर आई की वैल्यू होगी 2 पावर के, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2 पावर के इज इक्वल टू एन। तो यहां से के की वैल्यू क्या निकल आएगी, के की वैल्यू निकल आएगा log 2 n। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये लूप आपका चलेगा थीटा ऑफ log n टाइम, थीटा ऑफ log n टाइम ये आपका ये लूप चलेगा। तो देखिए एक बार इसके लूप के चलने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट आपका एक कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका थीटा ऑफ log n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इस कोड की जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ log n बेस 2, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अगर यहां पर 2 ना हो, 2 की जगह पर मान लीजिए m होता, अगर मान लीजिए कोड ये होता, अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रनिंग टाइम क्या होगा। अब देखिए ये क्या करेगा, ये आई की वैल्यू में m से मल्टीप्लाई कर रहा है, आई की वैल्यू में m से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाती है आपकी m, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाती है m, सेकेंड टाइम आपकी वैल्यू हो जाता m इंटू m, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं सेकेंड टाइम वैल्यू हो जाती है m स्क्वायर। इसी तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाता है आपका, थर्ड टाइम आपका आई की वैल्यू हो जाती है m क्यूब, यानी kth टाइम में आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई की वैल्यू हो जाती है m पावर k। यानी ये लूप आपका फेल कर जाता जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी m पावर k। तो हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं m पावर k, यानी k इज इक्वल टू log n बेस m, ठीक है ना। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लूप है ये अप्रोक्सीमेट log n बेस m टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो फिर इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो ये हो जाएगा थीटा ऑफ log n बेस m,
आप इसको थीटा भी लिख सकते हैं, इसको आप बिगो भी लिख सकते हैं और इसको आप ओमेगा भी लिख सकते हैं। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में लोग का जो बेस है वो मैटर नहीं करता है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में लोग का बेस मैटर नहीं करता है, तो लोग का जो बेस होगा वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। अब इफ एंड एल्स वाले स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ वाली कंडीशन फेल करेगी देन आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है देन ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ वाली कंडीशन फेल कर जा रही है देन आपका एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और मान लीजिए कि जो इफ वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है, इस कोड का रनिंग टाइम है fn। ये जो कोड जो आपका है, इस कोड का जो रनिंग टाइम है वो मान लीजिए है fn, और एल्स वाले कोड का जो रनिंग टाइम है वो है आपका gn। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आइदर इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों कोड तो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे नहीं। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उस केस में आपके प्रोग्राम का रनिंग टाइम fn हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो gn हो जाएगा। तो मान लीजिए कि जो इफ वाला जो कोड है इसका जो रनिंग टाइम है वो है n² और एल्स वाले कोड का रनिंग टाइम है n³। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम का रनिंग टाइम क्या हो जाएगा? इस प्रोग्राम का रनिंग टाइम क्या हो जाएगा? क्या इस कोड का, मान लीजिए इफ वाला जो कोड है उसका जो रनिंग टाइम है वो n² है और एल्स वाला जो कोड है उसका जो रनिंग टाइम है वो n³ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस ओवरऑल इस कोड का रनिंग टाइम क्या हो जाएगा? क्या इस कोड का रनिंग टाइम थीटा ऑफ n³ होगा, या इस कोड का रनिंग टाइम बिगो ऑफ n³ होगा, या इस कोड का रनिंग टाइम ओमेगा ऑफ n³ होगा, या इस कोड का रनिंग टाइम बिगो ऑफ n² होगा, या थीटा ऑफ n² होगा, या ओमेगा ऑफ n² होगा? क्या होगा? तो देखिए ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेस्ट केस में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बेस्ट केस में आपका एल्गोरिथम मिनिमम टाइम में रन होगा। तो बेस्ट केस में इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम n² है, थीटा ऑफ n², और वर्स्ट केस में इस एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो n³ होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एल्गोरिथम का, इस कोड का बेस्ट केस में रनिंग टाइम n² हो जाएगा, थीटा ऑफ n², वर्स्ट केस में इसका रनिंग टाइम थीटा ऑफ n³ हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको आंसर देना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कोड का जो रनिंग टाइम है ये वो या तो आप बिगो ऑफ n³ लिख सकते हैं या फिर ओमेगा ऑफ n² लिख सकते हैं। ये नोटेशन यहाँ पर रॉन्ग है। थीटा ऑफ n³ आप इसमें आंसर नहीं दे सकते हैं। थीटा ऑफ n³ में आप आंसर इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ओमेगा ऑफ n² भी इसका टाइम हो सकता है, ठीक है ना। ओमेगा ऑफ n² भी टाइम हो सकता है, इसलिए ये आपका ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ओमेगा ऑफ n² भी इसका टाइम हो सकता है, जो कि बेस्ट केस में होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ओमेगा ऑफ n³ भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। बिगो ऑफ n² आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बिगो ऑफ n³ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से आप नहीं ले सकते। और इसी तरीके से थीटा ऑफ n² फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बिगो ऑफ n³ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कोड का रनिंग टाइम या तो आप बिगो ऑफ n³ लिख सकते हैं या फिर आप ओमेगा ऑफ n² लिख सकते हैं, यानी या तो बिगो ऑफ वर्स्ट केस या फिर ओमेगा ऑफ बेस्ट केस में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो या तो बिगो ऑफ n³ आप दे सकते हैं या फिर ओमेगा ऑफ n² आप दे सकते हैं। बाकी नोटेशंस में अगर आप आंसर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कोड का बेस्ट केस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा थीटा ऑफ n², और वर्स्ट केस में जो यहाँ पर टाइम लगेगा वो लगेगा थीटा ऑफ n³। अब चूंकि ये थीटा ऑफ n² है तो इसको आप बिगो ऑफ n² भी लिख सकते हैं या ओमेगा ऑफ n² भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको आप बिगो ऑफ n³ भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ओमेगा ऑफ n³ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेस्ट केस रनिंग टाइम फॉर दिस कोड इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n², करेक्ट है, बिगो ऑफ n², करेक्ट है, थीटा ऑफ n², वो भी करेक्ट है। वर्स्ट केस रनिंग टाइम फॉर दिस कोड इज इक्वल टू थीटा ऑफ n³, वो भी करेक्ट है, बिगो ऑफ n³, वो भी करेक्ट है, ओमेगा ऑफ n³ भी करेक्ट है। और अगर हम केसेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं व्हाट इज द रनिंग टाइम फॉर दिस कोड, तो आइदर आई कैन टेक बिगो ऑफ n³, ये भी करेक्ट है, या फिर ओमेगा ऑफ n², ये भी करेक्ट है। बाकी नोटेशंस आपके इनकरेक्ट होंगे क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस कोड का रनिंग टाइम n² होता और इस कोड का रनिंग टाइम n² होता, तो फिर देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर दोनों ही केसेस में आपका आंसर ये
एन स्क्वायर होता, तो फिर उस केस में आपका जो आंसर है वो आप ऐसा बोल सकते थे कि बेस्ट केस में इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ये हो जाएगा, या इस कोड का जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर ये भी आपका करेक्ट है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर ये भी अब करेक्ट है, और ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर आपका ये भी अब यहाँ पर करेक्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ और एल्स के केस में यहाँ पर जो इस कोड का जो रनिंग टाइम है, इस कोड का जो रनिंग टाइम है वो हो जाएगा बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ Fn, Gn, ठीक है ना। इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ F, Gn, यानी F और G में से जो मैक्सिमम होगा उसका बिग O, क्योंकि बिग O का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वर्स्ट केस में जो मैक्सिमम होगा उतना टाइम जाएगा, और अगर ओमेगा के टर्म्स में आप देख रहे हैं तो ओमेगा के टर्म्स में हो जाएगा मिनिमम ऑफ Fn, Gn। ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, आप इसको भी ले सकते हैं और आप इसको भी ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn है, Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Gn है, देन आप ऐसा बोल सकते हैं इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ Fn। थीटा ऑफ Fn भी करेक्ट है और थीटा ऑफ Gn भी करेक्ट है। आप बिग O भी ले सकते हैं, यहाँ पर बिग ओमेगा भी ले सकते हैं। तो स्पेशल केस हो गया, आपने यहाँ पर 3 केसेस डिस्कस किए। इस कोड का जो रनिंग टाइम होगा वो बिग O ऑफ दिस होगा, वर्स्ट केस मैक्सिमम ऑफ F, G, ये ओमेगा ऑफ मिनिमम F, G, ये बेस्ट केस हो जाएगा ओमेगा ऑफ दिस। और अगर मान लीजिए Fn और Gn दोनों एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं, देन आप या तो इसके टर्म्स में लिख सकते हैं या Gn के टर्म्स में लिख सकते हैं, या बिग O और बिग ओमेगा भी यहाँ पर अब वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो इफ में जो आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी मान लीजिए कंडीशन है, कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, और ये जो कंडीशन जो आप चेक कर रहे हैं, इस कंडीशन को चेक करने में जो आपका टाइम लग रहा है वो मान लीजिए कि आपका मतलब इफ वाले कोड का रनिंग टाइम है Fn, एल्स वाले कोड का रनिंग टाइम है Gn, और इफ के अंदर जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को चेक करने में, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये पता करने में आपको Hn टाइम लग रहा है। तो क्या आप मुझे इस कोड का रनिंग टाइम बता सकते हैं? तो देखिए आपको Hn टाइम तो लगेगा ही लगेगा। Hn टाइम के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आइदर आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि Hn टाइम के बाद आप ये बताएंगे कि आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर ये वाला एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। तो बेस्ट केस में क्या होगा? बेस्ट केस में इनमें से जो भी स्मॉलर होगा आप वहां पर चले जाएंगे, वर्स्ट केस में इनमें से जो भी लार्जर होगा आप वहां पर चले जाएंगे, और Hn तो आपका दोनों ही केसेस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन चेक करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आपको यहां पर जाना है या यहां पर जाना है। तो फिर इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं Hn प्लस ओमेगा ऑफ मिनिमम ऑफ Fn, Gn, ठीक है ना। या तो आप बिग O के टर्म्स में लिख सकते हैं या फिर आप इसको ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर Hn को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब Hn को आप यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो फिर उस केस में इसका टाइम आपका ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जहां पर कि आपका ये कंडीशन चेक करने में Hn टाइम लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब ये कुछ सीरीज को देखते हैं, जैसे कि ये है फॉर k इज इक्वल टू 1 to n log k, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगा log 1 प्लस log 2, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम, प्लस log 3 अप टू log n। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ फैक्टोरियल n, और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि log ऑफ फैक्टोरियल n होता है थीटा ऑफ n log n, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेट करने पर आपको मिल जाएगा n log n। इसी तरीके से सेकंड सीरीज देखिए k इज इक्वल टू 1 to n k पावर p, और इसका जो अप्रोक्सीमेशन करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर p क्या है? p आपका कोई कांस्टेंट है, p आपका एक कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ n पावर p प्लस 1। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में आप अगर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर इस टाइप की कोई सीरीज मिलती है तो डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ n पावर p प्लस 1।